हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी के क्लास 8th यानी कि कक्षा 8 के विज्ञान का आपका अध्याय 16 है यानी कि 16 है। एक बच्चे ने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था कि सर अध्याय 16 के प्रश्न उत्तर करा दीजिए, तो देख लीजिए यहाँ पे मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। अध्याय 16 जो कि आपका क्लास 8 साइंस का चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश यानी कि लाइट। इसके सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आज की वीडियो में मैं कराऊंगा। और इस चैप्टर को बस यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने से पहले बस मेरा इतना रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को एक बार रीड जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों को जो भी समझाने की कोशिश करता हूँ वो आपको समझ में आए। अगर रीड नहीं भी किए हैं तो आप ये इस चैप्टर से अभी तक क्या क्या सीखे हैं उसको भी मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ। इससे भी आप लोगों को एक बार ब्रीफिंग हो जाएगी कि आपने इस चैप्टर से अभी तक क्या क्या सीखा है। तो वीडियो अगर आप लोगों को देखने के बाद अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसे ही एनसीईआरटी के किसी भी क्लास का किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप लोगों को यहाँ पे सॉल्यूशन चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए कंप्लीट, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को। नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करेंगे। जैसे ही बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम आपको मैंने बता ही दिया है, प्रकाश है, अध्याय 16 है, एनसीईआरटी क्लास 8th का। तो इस चैप्टर से देखते हैं सबसे पहले हमने क्या क्या सीखा है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। प्रकाश सभी सतहों से परावर्तित होता है। प्रकाश जो है वो ऐसा कोई सतह नहीं है, ऐसा कोई मीडियम नहीं है जहाँ पे वो परावर्तित ना हो। ठीक, सभी सतहों से यहाँ पे प्रकाश परावर्तित होता है। पहला ये हो गया, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। दूसरा पॉइंट है, जब प्रकाश किसी चिकने या फिर पॉलिश किए हुए तथा नियमित सतहों पर आपतित होता है, यानी कि गिरता है, पड़ता है प्रकाश। आपतित का होना मतलब होता है कि प्रकाश आ रहा है। ठीक, तो नियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन मतलब जो नॉर्मल तरीके से प्रकाश परावर्तित होता है, चाहे वो चिकनी सतह पे गिर रहा हो प्रकाश, या फिर पॉलिश सतह पे गिर रहा हो, या फिर कोई भी नियमित नॉर्मल आपके घर में कोई भी मेज कुर्सी कहीं पे भी प्रकाश पड़ रहा है, किसी भी मटेरियल का है, तो वहाँ से वो नियमित रूप से परावर्तित होगा। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, विस्तृत परावर्तन खुरदरे सतहों से होता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बारे में क्या है। फिर चौथा पॉइंट है, परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है, यानी कि जिस कोण से हमारी किरण आ रही है प्रकाश की, उसी कोण से वो वापस परावर्तित होगी। दूसरा यहाँ पे नियम क्या है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नियम यहाँ पे है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तन सतह पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होता है। यानी कि जैसे एक आपका ये एक तल है, एक प्लेन है, तो यहाँ पे कोई ऐसे मीडियम है, अगर यहाँ से प्रकाश आ रही है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आ रही है और ये परावर्तित हो रही है, तो ये पूरा जो है अभिलंब, ये बीच का होता है अभिलंब, जिसको आप कहते हैं नॉर्मल अभिलंब, और आप यहाँ पे आपका आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होंगे। दूसरा यहाँ पे नियम बताता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझा पा रहा हूँगा मैं। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, किसी कोण पर झुके दो दर्पण असंख्य प्रतिबिंब बना सकते हैं। बहुलित परावर्तन के कारण कैलाइडोस्कोप में सुंदर नमूने बनते हैं। ठीक है, अगर कोई दो शीशे हैं, दो दर्पण हैं, वो एक कोण पे एक दूसरे की तरफ झुका के रख दिए जाए, तो उसमें जो आपका इमेज बनेगा, आपकी जो प्रतिबिंब आपका बनेगा, वो असंख्य होंगे, क्योंकि वो बार बार एक दूसरे में वो परावर्तित होते रहेंगे। फिर देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है, सूर्य का प्रकाश जो श्वेत प्रकाश कहलाता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। आपको पता है कि सन का जो आपका सूर्य का प्रकाश आता है, आपने देखा होगा, वो सफ़ेद दिखता है आपको, लेकिन वो होता क्या है, वो 7 रंग होते हैं, जिसमें आपका विबग्योर, आप याद रखिएगा, विब और एक वी से हो गया आपका वायलेट, आई से हो गया इंडिगो, बी से हो गया आपका ब्लू, जी से हो गया ग्रीन, वाई से हो गया आपका येलो, ओ से हो गया ऑरेंज और आर से हो गया रेड। तो याद रखिएगा, विबग्योर 7 रंग आपको याद रहेगा। लास्ट पॉइंट है, आपने जो सीखा उसमें, प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभक्त होने को विक्षेपण कहते हैं। यानी कि कोई प्रकाश आ रहा है, वो अपने मूल का, जैसे अभी आपने देखा कि सूर्य का प्रकाश श्वेत दिखता है, लेकिन अगर उसको आप प्रिज्म से
प्रिज्म से डालें, प्रिज्म पे डालें तो उसके जो 7 रंग हैं वो यहाँ पे विक्षेपित हो जाते हैं, यानी कि सातों रंग उसके दिखने लगते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं हम, अलग होने को, जो एक साधारण प्रकाश है उसके मूल कणों में टूट जाने को, यानी कि 7 रंगों में टूट जाने को क्या कहते हैं हम, विक्षेपण। तो ये हो गया, आपने क्या सीखा था। आप देखते हैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट है। हमारे नेत्र के महत्वपूर्ण भाग हैं, जैसे आपको मैं बता दूं, जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसमें कार्निया है, आइरिस है, पुतली है, रेटिना है और तथा दृक तंत्रिकाएँ हैं। अच्छे से आपको पढ़ा सकता हूँ मैं इस चैप्टर को। अगर आप एनसीईआरटी के किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ना भी चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो वो भी कमेंट करिएगा, मैं चैप्टर वाइज भी आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया नेत्र में आपकी आँखों में कौन कौन से पार्ट होते हैं। जो आप लोगों को पता होगा कि कहते होंगे सबकी आँख दान दे दिया, तो वो कार्निया दान करते हैं। एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें दान नहीं होती हैं, एक सिर्फ और सिर्फ कार्निया होती है, जो आपके सबसे आँखों में सामने दिखता होगा आपको। किसी किसी का ब्राउन रहता है, किसी किसी का ब्लैक रहता है, वो होती है कार्निया, वही दान दिया जाता है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट है, सामान्य नेत्र समीप तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चाक्षुष विकृत युक्त व्यक्ति अपने पर्यावरण से संपर्क के लिए अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक तीक्ष्णता से विकसित कर लेते हैं। और लास्ट है, ब्रेल पद्धति का प्रयोग करके चाक्षुष विकृति यानी कि जो देख नहीं पाते हैं व्यक्ति पढ़ और लिख सकता है। अब आता है आपका क्वेश्चन आंसर अभ्यास प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं, व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा गया है, यदि हम अंधेरे कमरे में हैं तो हम कमरे में वस्तुओं को नहीं देख सकते, क्योंकि हम वस्तुओं को उनके परावर्तित प्रकाश की वजह से देख पाते हैं। यानी कि प्रकाश किसी बॉडी पे पड़ता है, किसी भी वस्तु पर पड़ता है, वो परावर्तित होता है, तो वो हमारी आँखों में आता है, हमारी आँखों के द्वारा उसको देखा जाता है। जब अंधेरा होगा तो प्रकाश परावर्तित होगा ही नहीं, तो हम देख नहीं सकते। ठीक है, इसी वजह से हम उसको नहीं देख पाते हैं। हम कमरे के बाहर की वस्तुओं को भी केवल तभी देख सकते हैं यदि वहाँ पर रोशनी हो, ताकि परावर्तित प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखिए, नियमित तथा विस्तृत परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विस्तृत परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? तो नियमित परावर्तन पहले देख लेते हैं। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरा है विस्तृत परावर्तन। विस्तृत परावर्तन देखिए लिखा गया है, जब सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को विस्तृत परावर्तन करते हैं। अब इसका आंसर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या विस्तृत परावर्तन का अर्थ क्या है और क्या परावर्तन का नियम विफल हो गया। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे लिखा गया है, नहीं। विस्तृत परावर्तन का अर्थ यह नहीं है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं। विस्तृत परावर्तन में सभी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषम परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। तो ये प्रकाश के नियम की यहाँ पे बताया गया कि वो विफल नहीं हो रहा है, जो आपके खुरदुरे सतह हैं वहाँ से खुरदुरेपन की वजह से ये दिक्कत आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखित यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विस्तृत परावर्तन होगा। प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर को औचित्य दीजिए, कि बताना है, कारण बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है क, पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज। तो यहाँ पे देखिए पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज जो होगी वो नियमित होगी, क्योंकि पॉलिश होगी तो चिकनी होगी। दूसरा है यहाँ पे ख, चौक पाउडर। चौक पाउडर क्या है, खुरदुरा होता है तो विस्तृत होगा, मैंने अभी आपको बताया। गत्ते का पृष्ठ आप कागज़ के टुकड़े देखेंगे वैसे, तो वो भी खुरदुरा होता है तो वो भी विस्तृत होगा। संगमरमर के फर्श का फैला जल, आपको पता है संगमरमर चिकना होता है तो वहाँ से परावर्तन नियमित होगा। दर्पण आपको पता है चिकना होता है, वहाँ से भी परावर्तन नियमित होगा। कागज़ का टुकड़ा भी चिकना होता है तो वहाँ से भी परावर्तन नियमित रूप से होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा सभी के आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, परावर्तन के नियम बताइए। तो परावर्तन के यहाँ पे 2 नियम हैं, आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ। परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ, देखिए ये सतह है आपकी, ठीक, खुरदुरी यहाँ पे पॉलिश किया हुआ है नीचे की तरफ। यहाँ से प्रकाश देखिए आ रही है, ये आ रही है प्रकाश, और जब ये इस सतह पे पड़ेगी तो ये परावर्तित होगी, चिकनी सतह है।
और यहाँ पे जो कोण मापा जाता है, यहाँ पे मैं बता दूँ, वो कोण मापा जाता है, इससे अभिलंब एक डाला जाता है सीधा, इसको कहते हैं अभिलंब, नॉर्मल भी कहते हैं, साधा सामान्य भी कहते हैं इसको। इससे जो अभिलंब डाला जाता है उससे बना हुआ कोण आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसी को कहते हैं यहाँ पे आपतित कोण और परावर्तित कोण। ये जो आई होगा वो आपतित कोण होगा और ये आर जो होगा वो परावर्तित कोण होगा। तो यही कह रहा है पहला नियम कि दोनों क्या होंगे, आई जो कोण है वो आर कोण के बराबर होगा। ठीक। दूसरा नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा ये एक तल में है। ऐसा नहीं है कि ये आपका एक्स एक्सिस पे जा रहा है तो ये वाई एक्सिस पे जाएगा तो ये जेड एक्सिस पे जाएगा, ऐसा नहीं है। सभी के सभी आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही यहाँ पे समतल में होंगे। चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5वां। यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। जो अभी आपको मैंने बताया दूसरा नियम, एक ही समतल पे होते हैं, उसके बारे में बताइए कि वो कैसे हैं। तो यहाँ देखिए क्रियाकलाप लिया गया इसका आंसर। एक कागज़ की शीट को मेज पर रखें और उसके बीच में एक सीधी रेखा पेंसिल और मापनी की सहायता से खींचें। फिर उस सीधी रेखा पर शीशा खड़ा कर दें। उसके पश्चात एक टॉर्च की सहायता से उस शीशे पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करते हैं। 6वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से डैश 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 दूर दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख लीजिए अपने प्रतिबिंब से, वहाँ पे क का आंसर है 1। अगर कोई व्यक्ति है शीशे से, यहाँ पे देख लिखा है ना, समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर पर खड़ा है, ठीक है, तो वो अपने प्रतिबिंब से कितनी दूरी पर वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे उसका आंसर है 1। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने डैश 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 कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान डैश 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 हाथ से छुआ गया है। इसमें देखिए आप शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे, अपना दाहिना हाथ उठाएंगे तो लगेगा आपको अपना बायां हाथ उठा रहे हैं, अपना बायां हाथ उठाएंगे तो लगेगा अपना दाहिना हाथ उठा रहे हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि उसने दाएं हाथ से अपना कान छुआ था, दाएं हाथ से अपने डैश 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 बाएं कान को अगर जब छुएगा तो दर्पण में क्या लगेगा कि अपना दायां कान छू रहा है। ठीक, दायां कान बाएं हाथ से छू रहा है, उल्टा लगेगा। दाएं हाथ से उसने बायां कान छुआ है लेकिन लगेगा क्या कि यहाँ पे बाएं हाथ से दायां कान छू रहा है। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए लिखा गया है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन अब देखते हैं यहाँ पे हम, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज, सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे पुतली जो होती है वो उसका साइज घटता बढ़ता रहता है। आपने देखा होगा किसी पक्षी में, तोते को देखा होगा आप लोगों ने, उसकी पुतली आपको दिखती होगी, कभी छोटा कर लेता है गुस्सा आता है तो, और कभी उसकी साइज़ पुतली की बड़ी हो जाती है। सेम वैसे ही मानव का होता है, क्योंकि मानव का इसलिए जल्दी आप लोग एज्यूम नहीं कर पाते, देख नहीं पाते नॉर्मल, क्योंकि उसके जो यहाँ पे आपका कार्निया होता है वो भी उसी कलर से मिलता जुलता है, ब्लैक या ब्राउन होता है, इसलिए वो दिखता नहीं है सही से। लेकिन यहाँ पर हमारी पुतली भी साइज़ कम होती है और बढ़ती है। जब प्रकाश हमारे आसपास प्रकाश ज़्यादा होता है तो हमारी पुतली छोटी हो जाती है। जब हमारे आसपास जो हमारे अंधेरा है, कम प्रकाश है, तो हमारी पुतली बड़ी हो जाती है, जिससे हमारा आँखों के अंदर प्रकाश ज़्यादा जा सके। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, विस्तृत हो जाती है क्योंकि यहाँ पे मंद प्रकाश था। ठीक। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या अधिक होती है। यहाँ पे आंसर आपका है अधिक भरना है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, 7वां और 8वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 7 और 8 में सही विकल्प छाटिए। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सदैव यहाँ पे देखिए लिखा गया, आपको अभी मैंने बताया कि हमेशा कोण आई कोण आर के बराबर होता है, तो सदैव इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 8वां, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। यहाँ पे समतल दर्पण है जो, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनाया जाता है वो इमेजिनरी होता है, यानी कि आभासी होता है, दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर होता है। ठीक। समतल दर्पण है, यहाँ पे इस तरीके से देखिए है समतल दर्पण, यहाँ पे आप खड़े हैं तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इसका जो इमेज प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे वो कहीं पीछे इसके आपका इमेज बनता है। आप खड़े यहाँ पे होते हैं तो यहीं कहीं यहाँ पे आपकी इमेज बनती है, तो वो पीछे बनती है शीशे के, तो आभासी होगी, या वो तो रियल होती नहीं है, इमेजिनरी होती है, दर्पण के पीछे होती है, और जितना साइज आपका होता है उतना ही साइज तो ये दिखाता है। ऐसा तो है नहीं कि आप 5 फीट के हैं तो ये 2 फीट का दिखाता है। ठीक, समझ गए होंगे, ऐसा करता हूँ। 9वां क्वेश्चन है,
कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। तो कैलाइडोस्कोप की रचना आनत दर्पणों से, इसको ध्यान से देख के लिख लीजिएगा, बहुलित परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक मनोरंजन युक्ति है जिसे बहुमूर्तिदर्शी, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कैलाइडोस्कोप कहते हैं। इसमें 3 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर बनाते हुए रखे जाते हैं। दर्पणों को प्रायः एक बेलनाकार डब्बे में रखा जाता है जिसके एक सिरे पर रंगीन कांच के कुछ टुकड़े रख दिए जाते हैं। जब दूसरे सिरे से देखते हैं तो दर्पणों का द्वारा बने कांच के टुकड़ों के बहुलित प्रतिबिंबों के कारण एक सुंदर पैटर्न दिखाई देता है। बहुमूर्तिदर्शी को घुमाने पर कांच के टुकड़ों तथा उनके प्रतिबिंबों द्वारा बना पैटर्न पर यहाँ पे परिवर्तित होता रहता है। अब अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, मानव नेत्र का एक रेखांकित चित्र बनाना है आपको। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है। देखिए ये मानव आपकी जो आँख सामने से इतनी दिखती है, ये पूरा गोला होता है इस तरीके से, ठीक। और यहाँ से आपकी नसें जाती है वो मस्तिष्क तक जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये होती है आपका, ये होता है जो आपका कार्निया होती है, जो यहाँ पे आपका ब्लैक सा पूरा दिखता है, उसके नीचे अंदर ये आपका लेंस होता है, वो कार्निया ही आपका यहाँ पे दान दिया जाता है। लेंस होता है, इसमें परितारिका होती है, पेशियाँ होती हैं जिससे आपकी यहाँ पे पुतली अटैच होती है जो घटती बढ़ती रहती है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे प्रकाशित तंत्रिका होती है जो मैंने बताया कि वो दिमाग तक नसें फिर आँखों से जाती हैं, और रेटिना होती है, अंदर एक पतली सी परत होती है इसके अंदर, उसी को कहते हैं रेटिना, ठीक। मानव नेत्र बना लीजिएगा रोक की वीडियो। अब देखते हैं दोस्तों 11 नंबर का क्वेश्चन, गुरमीत लेजर टॉर्च के द्वारा क्रियाकलाप आपके कॉपी किताब में दिया होगा 16.8 यानी कि 1608 को करना चाहता था। उसके अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया। क्या आप अध्यापक की सलाह के आधार की व्याख्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, अध्यापक ने उसे ऐसा करने से इसलिए मना किया क्योंकि लेजर किरणों से रेटिना पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत अधिक तेज प्रकाश होने के कारण इससे हमारी आँखें खराब हो सकती हैं। इसलिए अध्यापक द्वारा गुरमीत को लेजर टॉर्च का प्रयोग करने के लिए मना किया गया। 12 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जा रहा है, लेकिन अच्छे से मैंने डिटेल में समझाया, इसलिए थोड़ी सी बड़ी वीडियो चलेगी। आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। तो आपको अपने बारे में बताना कि आप अपनी आँखों की देखभाल कैसे करेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने बता दिए हैं, उसको देख के आप समझ सकते हैं। नेत्रों की देखभाल हम निम्न तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला है, यदि हमारी आँखों में कोई समस्या हो तो हमें किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए और नियमित जाँच करानी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, यदि परामर्श दिया गया है कि चश्मा लगाया जाए तो उसका उपयोग करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, नेत्रों के लिए बहुत कम प्रकाश या ज़्यादा प्रकाश हानिकारक होता है, यानी कि बहुत कम प्रकाश में आप पढ़ाई कर रहे हैं या ऐसा काम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, ज़्यादा प्रकाश में कर रहे हैं तो दोनों नुकसानदायक है। सूर्य का या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए, मतलब नंगी आंखों से सीधे आप सूर्य की तरफ मत देखिए। दिन में खासतौर से सुबह शाम तो देख सकते हैं कम प्रकाश होता है, या फिर कोई जैसे तेज़ प्रकाश जैसे वेल्डिंग हो रही है कहीं पे, उसको भी नहीं देखना चाहिए डायरेक्ट, आँखों को प्रभाव पड़ता है गलत। 5वां पॉइंट है, अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। अगर कुछ पड़ रहा है, पड़ गया आपकी आँखों में धूल कण, तो उसको रगड़िए मत, रेटिना प्रभावित होती है। उसको स्वच्छ जल से धुल लीजिए और सुधार के लिए आप डॉक्टर के पास जाइए। 6वां है, यहाँ पे अपने नेत्रों को बार बार स्वच्छ जल से धोना चाहिए, कुछ गंदगी है तो बाहर निकल आएगी। 7वां है, पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रख के पढ़ना चाहिए, यानी कि बहुत सटा के नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत दूर नहीं रख के नहीं पढ़ना चाहिए। अपनी पुस्तक को नेत्र के बहुत समीप लाकर अथवा उसे नेत्र से बहुत दूर रखकर नहीं पढ़ना चाहिए। 13 नंबर का क्वेश्चन है, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा। देखिए तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा, 45 डिग्री होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए मैं समझा देता हूँ फिर से। यहाँ पे बोल रहा है यदि परावर्तित किरण ऐसे है, यह होता है आपका नॉर्मल, ठीक, अभिलंब। यदि परावर्तित किरण कौन सी होती है, ये वाली जो जा रही है। आपतित किरण कौन सी है, ये वाली, ठीक। बोल रहा है कि ये 90 डिग्री बना रहा है। उसके बाद पूछ रहा है कि आपतन कोण क्या होगा, यानी कि ये वाले कोण के बारे में पूछ रहा है कि ये वाला कोण कितना हो। तो 45, 90 को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है तो ये 45 हो गया, ठीक। 14 नंबर का क्वेश्चन है, यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अनंत बनेंगे, आपको मैंने बता दिया है, आंसर अनंत होगा इसका। 15 नंबर का क्वेश्चन, दो दर्पण एक दूसरे की लंबवत रखे हैं। प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। यहाँ पे देखिए चित्र में दिख रहा है 30 डिग्री के कोण पे यहाँ पे आपतित हो रही है, यह अभिलंब है आपका।
दूसरे यहाँ उसके बाद दर्शाया गया जैसे दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण बनाइए। अब दूसरा यहाँ पे इमेज दिख रहा है आपको, यहाँ पे इमेज बनाया गया है, ठीक है। ये कोण आ रहा है 30 डिग्री से, ये जाएगा तो 30 60 हो गया, ये दिख रहा है आपको 60 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे शीशा रखा गया है, इस पर ये किरण यहाँ पे आएगी और यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री का कोण बनेगा। सेम इसको उठा के नोट कर लीजिएगा, आपको मैंने समझा दिया है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, चित्र 16.20 में दर्शाए गए जो नीचे फिगर दिख रहा है आपको यहाँ पे, दर्शाए अनुसार बूझो एक समतल दर्पण के ठीक सामने पास से कुछ हटकर एक किनारे ए खड़ा होता है। क्या वह स्वयं को दर्पण में देख सकता है? क्या वह पी क्यू तथा आर की स्थिति बिंदुओं के प्रतिबिंब भी देख सकता है? तो यहाँ पे देखिए उत्तर यहाँ पे मैंने लिख दिया है, नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ पे ये व्यक्ति खड़ा है, देख रहा है, यहाँ पे खड़ा है, तो सिंपल सी बात है, वो यहाँ से प्रतिबिंब इनका कैसे देख सकता है? वो नहीं। यहाँ पे आंसर देखिए नीचे लिखा हुआ है, नहीं, वह स्वयं को दर्पण में नहीं देख सकता। सिंपल सी बात है, वो शीशे के सामने है नहीं, यहाँ पे कहीं तो है नहीं, पीछे उसके नहीं देख सकता। वह पी क्यू की स्थित बिंदुओं के प्रतिबिंब तो देख सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ से ये परावर्तित, जब यहाँ से प्रकाश आएगा तो यहाँ परावर्तित होगा, यहाँ भी परावर्तित होगा। लेकिन उसके बाद देखिए, लेकिन आर की स्थिति वस्तुओं के प्रतिबिंब नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ से ये बहुत ज़्यादा कम कोण पे है, जो ए से उतना कोण नहीं बन पाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन जो कि आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क है। यहाँ पे देखिए, एक पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक। दूसरा यहाँ पे मैंने बना दिया ये फिगर, आप देख के बना लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे 3 क्वेश्चन और है, इसके क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। ये 3 क्वेश्चन अब इतना मैंने बता दिया है, आप कर सकते हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही था, क्या स्थिति बी से पहली प्रतिबिंब को देखा जा सकता? पहली प्रतिबिंब यहाँ पे पहला प्रतिबिंब है, इसके बारे में बोला जा रहा है, ये पहला है, ठीक। दूसरा यह है, क्या स्थिति सी से बूझो इस प्रतिबिंब को देखा जा सकता है? आपको बताना है। लास्ट है, जब पहली बी से सी तक पर चली जाती है तो ए का प्रतिबिंब किस ओर खिसक जाएगा? ये तीनों क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। आपको मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया कि आप लोग के ऊपर आशा है कि कर लेंगे आप लोग। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और नहीं आता अगर तीनों लास्ट के क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसका आंसर तुरंत दे दूंगा, रिप्लाई मैं तुरंत करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे के द्वारा अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आए तो प्लीज़ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए। NCERT के मैं सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सभी क्लास का मैं कराऊंगा, और अगर आप लोगों को स्पेशली किसी चैप्टर का आप लोगों को क्वेश्चन आंसर देखना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो आप तक पहुँचा दूंगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।